नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के संविधान के भाग 4 को पढ़ेंगे। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि भारत में राज्य जो नीतियां बनाएंगी, उसको नीति को बनाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी यूज होंगी, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस यूज होंगे, उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल्स हैं, 36 to 51। तो पहला आर्टिकल है 36। आर्टिकल 36 और भाग 3 के आर्टिकल 12 के बराबर है, सेम है। आर्टिकल 36 कहता है कि जो आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य की जो परिभाषा है, जो भाग 3 में संदर्भित है, उसका अर्थ इसी भाग में वही होगा। तो इस भाग में बेसिकली जो चीजें दी गई हैं, उसका तात्पर्य ये है कि स्टेट जो भी पॉलिसियां बनाएगा, उसके डायरेक्शंस, उसकी गाइडलाइंस, उसके प्रिंसिपल्स इसी भाग में हैं। जो भी राज्य जो स्कीमें बनाता है, जो लोक कल्याण के लिए जो कार्य करता है, जो अपने नागरिकों के लिए, उनके हितों के लिए जो भी कार्य करता है या जो कार्य उसे करना चाहिए, वो इस भाग में दिया गया है। आर्टिकल 37 पे आते हैं। आर्टिकल 37 ये कहता है कि इस पूरे भाग में, इस आर्टिकल भाग 4 में कि कोई भी अनुच्छेद, कोई भी उपबंध या अनुच्छेद या क्लॉज या सब क्लॉज, कोई भी सब क्लॉज किसी भी कोर्ट के द्वारा एनफोर्समेंट नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको लागू करने के लिए कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य के लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का कार्य राज्य को करना चाहिए। जैसे कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें जितने भी नागरिक हैं, जिसके नागरिक को न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, उसका वो प्रयास करें। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास भी करें। साथ में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले जो विभिन्न समुदाय के लोग या विभिन्न व्यवसाय में लगे लोग हैं, विभिन्न समूहों के लोग हैं, उनके बीच की प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में जो अंतर है या हो, उसको समाप्त करने का प्रयास करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लें कि कोई एक व्यापार है, कोई एक आदमी व्यापार करता है, कोई व्यवसाय करता है, और अलग अलग लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं, तो उनकी आय की जो असमानताएं हैं उसको कम करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 39 ये कहता है कि राज्य को कुछ नीति तत्व को मानना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। राज्य अपनी नीति का, राज्य की जो अपनी पॉलिसीज हैं, राज्य और स्पेशली वो ऐसे संचालन करेगा, जो कुछ पॉलिसीज हैं वो ऐसे संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिक को समान रूप से नौकरी करने का अधिकार मिले, जीविका का पर्याप्त साधन हो, नौकरियां अवेलेबल हों, और समुदाय के भीतर, जो कम्युनिटीज के भीतर जो भौतिक संसाधन है हमारे देश के, उसको ऐसा ना हो कि किसी एक समुदाय को ना मिले, किसी एक समुदाय को मिले, मतलब बराबर और बटे हों और कंट्रोल में हो। साथ में ये भी कहा गया है कि आर्थिक व्यवस्था के चलते ऐसा ना हो कि कोई भी उत्पादन या साधन सर्वसाधारण को ना मिले, सर्वसाधारण को मिलना चाहिए। उसका मतलब उसका कहीं कंसंट्रेशन ना हो, उसका कहीं स्टोरेज ना हो, वो बराबर सबको मिले। फिर है कि पुरुष और स्त्री दोनों को सेम काम के लिए सेम वेतन मिले। पुरुष और स्त्री कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और का ध्यान रखना चाहिए। बालकों को, छोटे बच्चों को का दुरुपयोग ना हो, और ऐसी कोई आवश्यकता ना उसको पढ़ने पाए कि जो विवश होकर गलत रास्ते में चला जाए। साथ ही बच्चों के या बालकों के लिए
स्वस्थ विकास का अवसर प्रदान की जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनका शोषण से रोका जाए, उनका नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। तो ये सब है आर्टिकल 39 में। तो आर्टिकल 39 का लबो-लबाब या सारांश इस प्रकार है कि जो पुरुष महिला हैं या अलग अलग समुदाय के लोग हैं, इनके बीच में असमानता ना हो। कुल मिला के 39 का मतलब ये है कि असमानताएं ना हो लोगों के बीच में, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, न्यायिक हो, किसी प्रकार का हो, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हों, चाहे पुरुष हों, चाहे महिलाएं हों, सबको समान रूप से समान अधिकार मिले। आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन होना चाहिए, जिससे कि ग्राम पंचायत स्वायत्त रूप से यानी कि फ्री रूप से अपना काम कर सके। आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ दशाओं में यानी कुछ अगर स्पेशल कंडीशंस हैं तो उसमें जो पब्लिक है, जो जनता है या जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए। जैसे अगर कोई बूढ़ा है तो उसको इलाज का अधिकार होगा, कोई बीमार है इलाज का अधिकार होगा, कोई बच्चा है शिक्षा पाने का अधिकार होगा, बेकार है तो नौकरी पाने का अधिकार होगा। ये सब हैं और राज्य को ऐसा करना चाहिए कि उनका ख्याल रखा जाए, उनकी लोक सहायता की जाए। फिर आर्टिकल 42 उसमें यह है कि जो काम जो दिया जाता है और जो काम होता है, जो भी कार्य है वो तर्क संगत हो, न्याय संगत हो। मतलब वो अन्यायपूर्ण कार्य कोई ना कराया जाए। और साथ में ये इसमें अलग से जोड़ा गया है कि जो महिलाएं हैं काम करती हैं, उनकी प्रसूति की सहायता भी राज्य सरकार का काम होगा, सहायता करने के लिए उपबंध करेगा। आर्टिकल 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए, जो काम करने वाले लोग हैं, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी ऐसी हो कि वो बराबर हो, सेम काम के लिए सेम हो, उसको जीवन स्तर सुधारने का मौका दिया जाए, उसको छुट्टी का अधिकार दिया जाए और साथ में जो काम के दशाएं हैं और जो जिस प्रकार के काम होते हैं तो उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान प्राप्त करने का प्रयास भी सरकार को करना चाहिए। मान लीजिए कोई एक कर्मचारी, कोई मजदूर है, तो उसे ऐसा ना हो कि वो मजदूरी कर रहा है तो उसको कुछ और अधिकार नहीं है, उसको अपनी छुट्टी का अधिकार नहीं है, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 43 का मतलब है कि जो मजदूर वर्ग है, जो कर्मकार वर्ग हैं, उनके हित के लिए काम किया जाए। तो उसके लिए देखिए आजकल सरकार स्कीम लॉन्च करती है, जैसे अभी श्रम कार्ड बना है, इस तरह से और भी हैं, श्रम उनके बीमा होते हैं उनके। ये आर्टिकल 43 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 44 ये कहता है कि समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। मतलब राज्य को ये चाहिए कि ऐसा प्रयास करे कि उसके राज्य क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं उन सब के लिए एक ही कानून हो, एक ही सिविल संहिता हो। जैसे अभी अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, किसी और स्टेट में हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट लगता है हिंदुओं पर और इस्लाम के लिए शरिया कानून है, शादी के लिए, विवाह के लिए अलग कानून है। गोवा इकलौता ऐसा राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया हुआ है। अब आर्टिकल 45 पे आते हैं। आर्टिकल 45 ये कहता है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध सरकार को करना चाहिए। तो 10 से लेकर प्रारंभ से लेकर 10 वर्ष की अवधि के बीच जितने बच्चे हैं, साथ में 14 वर्ष की पूरी आयु जो करने तक, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए। और इसी 45 से आपका शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन है, उसका निर्माण हुआ है। आर्टिकल 46 कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग, दुर्बल वर्ग के शिक्षा और उसके इकोनॉमिकल हित, आर्थिक हितों के की वृद्धि की जाएगी। यानी ऐसा नियम बनाइए, ऐसा कानून बनाइए या ऐसा कोई स्कीम लाइए कि जिससे ये वंचित ना रहें, दुर्बल वर्ग या एससी वर्ग या एसटी वर्ग ये वंचित ना रहें और इनको भी समाज के साथ चलने के लिए मौका देने की कोशिश राज्य को करनी चाहिए।
फिर आर्टिकल 47 आता है। इसमें आता है कि जो खाने पीने का स्तर है, पोषाहार स्तर है या जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए पब्लिक हेल्थ को सुधार करने का काम भी राज्य सरकार का या राज्य का होगा। उसके लिए चाहे वो उसको किसी मेडिसिन को ब्लैकलिस्ट करना पड़े, हानिकारक औषधियों को ब्लैकलिस्ट करना पड़े, या शराब या मादक पेयों को बंद करना पड़े, सिगरेट बीड़ी बंद करनी पड़े, मसाला या जो गुटखा है वो बंद करना पड़े, वो सारे काम करेगा। पब्लिक हेल्थ के सुधार के लिए जो काम राज्य को करना चाहिए, जो कर्तव्य है, वो आर्टिकल 47 में दिए गए हैं। आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन का एक संगठन हो जिसमें ये हो कि जो दुधारू पशु हैं या जो वाहक यानी बोझा ढोने वाले पशु जैसे घोड़े हो गए, भैंसे हो गए, तो इनके नस्लों को बचाने का काम भी राज्य सरकार को करना चाहिए। आर्टिकल 49 ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया या और भी सारे हो गए, इसका संरक्षण भी राज्य का काम है। आर्टिकल 50 ये कहता है आर्टिकल 50 ये कहता है कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी और न्यायपालिका यानी जुडिशरी को अलग अलग करना चाहिए। इन दोनों का आपस में कोई एक सेम बॉस ना हो और साथ में इन दोनों के कार्य क्षेत्र अलग होंगे और एक दूसरे के बीच में दखल अंदाजी नहीं होगी। आर्टिकल 51 बड़ा अच्छा है, 51 सगुन शुभ नंबर है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि का काम भी राज्य का है। थोड़ा चटपटा है। इसका यह है कि एक राज्य को चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करे। कोई दोनों अलग अलग राष्ट्र अगर मान लीजिए उनके भी संबंध अच्छे नहीं है तो संबंधों को सही करने की कोशिश करे, और अगर किसी देशों में आपस में संधियां हैं तो संधियों को बाध्यता से माने, आदर बढ़ाने के लिए कार्य करे, और अगर कोई बहुत बड़ा विवाद हुआ है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय विवाद को निपटाने के लिए उसको भी प्रोत्साहन देने का कार्य करे। तो ये हमारे आर्टिकल जो थे वो भाग 4 के थे। भाग 4 क में एक आर्टिकल है जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, 51 क है। 51 का 1976 में इसको ऐड किया गया था। इसमें पहले 8 कर्तव्य थे, बाद में 3 और जोड़े गए, कुल मिला के 11 कर्तव्य हैं। वो कर्तव्य ये है कि पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करिए, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान आदर्शों का आदर करिए। दूसरा है जो फ्रीडम फाइटर जो थे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, इनको प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं हमारे, उसको अपने हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। तीसरा है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। चौथा है कि देश की रक्षा करें और अगर बुलाया जाए तो आप देश की रक्षा के लिए कार्य भी करें। 5वां कर्तव्य ये कहता है कि भारत के सभी लोगों में आपसी प्रेम भाव को बढ़ाने के लिए कार्य करें, धर्म, भाषा और प्रदेश को दूर रखकर। ठीक है। और 6वां जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि जो हमारी संस्कृति का गौरव, जो संस्कृति हमारी है, जो गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है, उसके महत्व को समझें और उसको मेंटेन करें, उसकी रक्षा करें। 7वां फंडामेंटल ड्यूटी से कहता है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है, चाहे वन, झील, नदियां, जो वन्य के जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनको बचा के रखें, दया भाव रखें। 8वां जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ह्यूमैनिटीज पे काम करें, मानववाद पे काम करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपने को सुधारें। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज 9 है वो ये कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10वां जो मूल कर्तव्य है वो ये कहता है कि सामूहिक गतिविधियां हो या व्यक्तिगत गतिविधियां हो, सभी क्षेत्रों में, चाहे विज्ञान का हो, चाहे वो कृषि का हो, चाहे वो कला का हो, किसी भी हो, उसको ऊंचा ले जाने के लिए बड़ा प्रयास करें। मतलब आप अगर किसी चीज के एक्सपर्ट हैं तो आप थोड़ा उसको बढ़ाने का और प्रयास करें, अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर मेहनत करें। और ये आर्टिकल 11 है, ये बाद में सबसे आखिरी में जोड़ा गया था। उसका ये मतलब है कि अगर माता पिता
या संरक्षक हैं और वो कैपेबल हैं, वो इतना पैसा उनके पास है कि वो बच्चों को अपने पढ़ा लिखा लें, तो उनको और खासकर जो 6 साल से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये हमारा था भाग 4 और भाग 4 का। अगले भाग में हम भाग 5 देखेंगे। धन्यवाद।